वेलकम बैक टू धनंजय IAS अकेडमी। आपको पता है कि हमने करंट अफेयर एनालिसिस की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है जहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स को एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज और एनी वन डे एग्जामिनेशन, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है सीबैम। हाल ही में खबरों में रहने वाला सीबैम किससे संबंधित है? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे ना, अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीडर होगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप नहीं पढ़ते होगे तो ये जो सीबैम है ये आपके लिए ABCD है, मतलब नहीं पता क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो जो पढ़ते हैं वो प्लीज़ बताइए, ठीक है? जो नहीं पढ़ते हैं वो थोड़ा दिमाग लगाइए। सीबैम, सी इतना तो पता चल गया, मतलब काउंटर होगा सी। अब काउंटर किसको करना है? आपको लगेगा कि आजकल डिसेबिलिटी बहुत बड़ी हुई है तो कहीं टेररिज्म को तो नहीं टारगेट कर रहे हैं, लग रहा है ना ऐसा? आप गलत हैं, ये नहीं है। सीबैम मैं बताती हूँ है ये क्या। कार्बन का उत्सर्जन बहुत बढ़ रहा है तो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग मेजर स्टेप्स ले रहे हैं जिसके चलते कार्बन का उत्सर्जन कम हो सके। तो उसी दिशा में अग्रसर होते हुए यूरोपियन यूनियन ने एक नियम लाए। क्या लाया कि वहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हमारे अंडर में जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज आती हैं वो वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो ऐसा कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ले आए। जब भी रूल्स एंड रेगुलेशन आता है तो आपको तो एक बात पता है ना क्या होता है? जी हाँ, चीज़ों की दाम बढ़ जाती है और उससे इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें ये सब नहीं समझ में आता कि कार्बन का असर क्या होगा, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। तो वो अपने यहाँ तो उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दी, बट इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नीड्स उन लोगों ने इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ ना कि यूरोपियन यूनियन वालों को लगा कि अरे यार, मैंने तो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए थे ये सोच के कि कार्बन का इमिशन कम होगा, ये तो नहीं हुआ क्योंकि ये इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट अगर कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट कहीं से कर रहे हैं तो वहाँ तो कार्बन का इमिशन हो रहा होगा ना, तो कार्बन का तो उतना ही इमिशन हो रहा है। उसके बाद इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है। और आपको पता है किसी भी इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन कम होता है तो उसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिमांड उतना ही है, तो जॉब वगैरह तो और ज़्यादा लाले पड़ जाएंगे। तो यूरोपियन यूनियन वालों को कि चल क्या रहा है ये, तो उन लोगों ने ना ये सीबैम इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं बाकायदा कीजिए, हम जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट है जो कार्बन इंटेंसिव है उस पर टैक्स लगाएंगे। कितना टैक्स लगाएंगे? 20 to 25%। तो ये है सीबैम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आई बात समझ में? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनोगे ना तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से समझा देती हूँ। सी जैसे मान लो ये कोई यूरोपियन यूनियन का कोई भी कंट्री है, ठीक है? यहाँ पे कंपनीज वगैरह है, वो मान लो ये रूल्स एंड रेगुलेशन आने से पहले कोई भी प्रोडक्ट बना रही थी तो उन्हें लग रहा था 10 यूरो। रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए बहुत सारे तो उसी प्रोडक्ट को बनाने में लग गया इनको 100 यूरो। तो मतलब 90 यूरो का मार्जिन आपको दिख रहा है। तो अब तो इनको घाटा हो रहा है, तो वो क्या करेंगे ना, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे वही सामान इनको 10 यूरो में मिल रहा था। तो ये जो 90 जो ज़्यादा खर्च हो रहे थे अब नहीं होगा ना, काम उनका पहले जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। बिल्कुल सही। बट क्योंकि अब ये अपने यहाँ तो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, कहीं और से इंपोर्ट कर रहे हैं, इनके यहाँ का प्रोडक्शन कम हुआ तो जैसे कंट्री में अगर प्रोडक्शन कम होगा तो वहाँ की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन रूल्स एंड रेगुलेशन ये सोच के लाई थी कि कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट पे हम रूल्स एंड रेगुलेशन लाएंगे तो कार्बन का इमिशन कम होगा। बट ये जो जहाँ से ये इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लो ये हमारे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट को बनाने में कार्बन का तो इमिशन हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। इन्वायरमेंट पे जो असर पड़ना था वो पड़ ही रहा था और यूरोपियन कंट्रीज पे वैसे ही और उनकी इकोनॉमी पे दबाव पड़ने लग गया। तो इसीलिए उन लोगों ने लाया सीबैम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पे ये जो इम्पोर्ट हो रहा था ना, ये जो इम्पोर्ट हो रहा था 100 यूरो, इस पे ये फिर से टैक्स लगा देंगे 90, तो यहाँ के फिर हो जाएगा 100। अब करते रहो इम्पोर्ट। ये है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आगे पीछे करके फिर से सुनो, पक्का समझ में आएगा। बहुत ईजी चीज़ है ये। तो ये आजकल न्यूज़ में बहुत आ रही है। मतलब ये सोचो यूरोपियन यूनियन की चीज़ है, ये हमारे यहाँ की न्यूज़पेपर में क्यों आ रही है?
ज़रा दिमाग लगाएंगे आप ये बात की? ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं इंडिया पे असर पड़ रहा होगा। क्या असर पड़ रहा होगा? अगर आपने कल की क्लास देखी होगी ना, तो मैंने बताया था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो उसमें 8 कोर सेक्टर होते हैं, और वो जो 8 कोर सेक्टर्स होते हैं ना, वो मैक्सिमम कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट होते हैं। स्टील, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर, इन सबको मैन्युफैक्चर करने में कार्बन का बहुत ज़्यादा इमिशन होता है, और इंडिया ये सबको हेवनली एक्सपोर्ट करता है। कहाँ? ये यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में। अब टैक्स लग जाएगा तो वहाँ की जो कंपनियां हैं वो खरीदेंगी नहीं खरीदेंगी, इसके चलते हमारा एक्सपोर्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि इससे हमारे यहाँ हमारा जो है ना 1 से लेके 1.7 बिलियन डॉलर का घाटा हो सकता है। ये हमारा कंसर्न है, इसीलिए ये न्यूज़पेपर में आ रहा है। किसी दिन आता है ये समझाने के लिए कि सीबैम क्या है, किसी दिन आता है कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हमें एक बात और जानना है कि इन सब चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंडिया के पास सबसे अच्छी ताकत है कि इंडिया बहुत अच्छा नेगोशिएट कर सकता है। तो वो यूरोपियन यूनियन से नेगोशिएट करेगा कि देखिए ऐसा है, आप करते रहिए, आपको जो करना है, आप हमें थोड़ा सा छूट दे दीजिए। एक इंडिया ये कर सकता है। दूसरा, हमारे यहाँ जो है ना साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग बहुत हैं, हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। हमें भी समझना चाहिए कि ये गलत नहीं है, कार्बन का उत्सर्जन सच में बढ़ रहा है, तो हम भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करेंगे जिसके चलते हमारे यहाँ भी कार्बन का उत्सर्जन कम हो सके। बनाएंगे उतना हम कह देंगे कि देखिए हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे कार्बन का इमिशन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या ज़रूरत है बॉडी ये सब टैक्स वगैरह लगाने का। ठीक है, तो ये है पूरा बात, ये है सीबैम। अब चलते हैं स्लाइड पे। मैंने आपको बताया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये कार्बन टैरिफ है। यूरोपियन यूनियन ने एक लाया था फिट फॉर 55 इन 2030, एक पैकेज लाया था, सीबैम उसी का पार्ट है। फिट फॉर 55 इन 2030 ये क्या है ना, ये यूरोपियन यूनियन का प्लान है। उस प्लान के अंतर्गत उनका एम है कि ये 55% तक ग्रीन हाउस इमिशन को कम कर देंगे 2030 तक। ठीक है, 1990 लेवल को, 1990 के लेवल्स को बेस मानते हुए। तो ये था, ओके। ये कार्टून ये ना आया हुआ था, शायद हिंदू के आर्टिकल में था या किसी न्यूज़पेपर में था। इसमें ये क्या है ना कि मतलब डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जब उनका टाइम था उन्होंने बहुत सारा कार्बन इमिशन कर लिया, डेवलप हो गए। किसी भी कंट्री को, किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, मैन्युफैक्चर करेंगे तो कार्बन का इमिशन होगा ही होगा। तो यही बात है यहाँ पे कि ये इन लोगों ने कार्बन का भर भर के इमिशन करके अब वो डेवलप हो गए, और सारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ना जो डेवलप करने वाले हैं उन पे लगाए जा रहे हैं। एक बात और आती है हमेशा कि जो भी हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता ही है डेवलपमेंट पे। ये हैंड इन हैंड बहुत रेयरली चलता है, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट। तो इसी टर्म पे इसी पे आता है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक टर्म। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सस्टेनेबली डेवलप करें, सस्टेनेबली डेवलप करें। तो हो गया, सीबैम आपको समझ में आ गया, सीबैम किससे संबंधित है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिट फॉर 55 बाई 2030 ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेमेंट बैंक्स वे फॉर्म आजकल बहुत न्यूज़ में है, सबको पता है कि अच्छा पेटीएम बैन होने वाला है। सब एकदम ऐसे हल्ला मचा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि बाप रे क्या हो गया, पेटीएम बैन हो रहा है। हमें नहीं जानना है पेटीएम बैन क्यों हो रहा है, इससे क्या होगा नहीं होगा, हमें जानना है पेटीएम क्या है। वो पेमेंट बैंक है, और पेमेंट बैंक जो है वो किसके रिकमेंडेशन से आया था। ओके, पेमेंट बैंक का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था, ये आपके ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा, बताइए जल्दी से। ये आया था नचिकेत मोर कमेटी का, ठीक है, इनका ये रिकमेंडेशन था। तो पेमेंट बैंक जो है वो नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन से फॉर्म हुआ। पेमेंट बैंक होता क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड बैंक होता है। जैसे मतलब आजकल तो लोगों को बहुत हेल्प किया है इसने। जैसे मान लो कोई लेबर है, कोई माइग्रेंट वर्कर है, वो बाहर मुंबई में रह रहा है, उसको अपने घर पे पैसा भेजना है, तो पहले के टाइम में वो क्या करता था ना, वो फ़ोन करता था, बोलता था कि ए सुनो मेरी चिंटू की मम्मी को 100 रुपये दे देना, हम जब आएंगे तो तुमको हम दे देंगे, यही होता था ना। या फिर वो मतलब मनी ऑर्डर करता था, ये सब चलता था। तो अब पेमेंट बैंक के चलते क्या होता है ना, एक क्लिक पे पैसे वहाँ चले गए। तो यही है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक का स्पेशलाइज्ड बैंक जो बेसिक बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड करवाते हैं, पेमेंट वगैरह देते हैं, सेविंग अकाउंट, रेमिटेंसेस, ये सब प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इनका प्राइमरी एम है सिक्योर टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज देना। अब पेमेंट बैंक से क्या हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे कंट्री में बढ़ा। ओके, तो
ये जो पेमेंट बैंक है इसका रजिस्ट्रेशन होता है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 और ये हाँ डिमांड डिपॉजिट भी करता है 2 लाख रुपए तक का। अब जिसके बारे में आप बात कर रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। पेटीएम। पेटीएम क्यों बैन हुआ है? क्योंकि इसे बैन किया गया है सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, ठीक है। इसलिए बैन किया। बैन क्यों किया है? क्योंकि पेटीएम जो है बहुत टाइम से अपना KYC नॉर्म्स को नहीं फुलफिल कर रहा था और बहुत सारे जो गाइडलाइंस हैं RBI के उसको फुलफिल भी नहीं कर रहा था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इस पे एलिगेशन लगे। लाइक जो पेटीएम का मदर कंपनी है उसका नाम 197 है, ठीक है। तो उसमें है ना, आप जब मतलब RBI ने फाइंड आउट किया कि एंडफिन नाम की एक कंपनी है, ये एफिलिएटेड कंपनी है अलीबाबा की, जो एक चाइनीज़ कंपनी है, उसमें उसका 9% के हिसाब आसपास का शेयर था। तो इंडिया डायरेक्टली चाहती नहीं है, ऐसा कुछ बैन नहीं है कि चाइना की कंपनी आके यहाँ पे शेयर करे, ऐसा कुछ बैन नहीं है, बट ये अवॉइड करती है कि ऐसा हो, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना हमारा कोई बहुत फ्रेंडली एलाई नहीं है। तो इन सब रीजन से पेटीएम का कुछ सर्विसेज, इनफैक्ट बहुत सारी सर्विसेज बंद कर दी गई है, ठीक है। पेटीएम क्योंकि बहुत न्यूज़ में है तो आपको जानना चाहिए कि इनके जो CEO हैं वो है विजय शेखर शर्मा, ओके। और हाँ, मतलब पेटीएम से आप, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ बंद हो जाएगा, आप जो भी इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड्स वगैरह कर रहे थे ना वो सब आपका चलते रहेगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Recently WHO has honored which countries, मतलब ट्रांसफैट। ट्रांसफैट जानते हो आप क्या होता है? हाल ही में WHO ने किसे सम्मानित किया है देशों के लिए पहली बार औद्योगिक रूप से उत्पादित को नष्ट करना, ट्रांसफैट को कम करने के लिए किस कंट्री को WHO ने शाबाशी दी है, कहा है कि ऑनर किया है कि आपने ट्रांसफैट कम कर दिया? किसके किया है? ट्रांसफैट क्या होता है ना, जो ऑब्वियसली फैटी एसिड है, टाइप ऑफ फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, लेकिन ये हमारे लिए खराबी करता है। जो भी आप ऑयल वगैरह खाते हो ना, कंज्यूम करते हो, वो होता है। आजकल आप देख रहे हो हार्ट अटैक्स वगैरह कैसे बढ़ रहे हैं। तो WHO का एक टारगेट था, उन्होंने सेट किया था कि हम 2023 तक ट्रांसफैट बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आपको भी पता है, हमें भी पता है कितना ख़त्म हुआ है। खैर, कुछ कंट्रीज़ ने इसे एलिमिनेट किया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रूप में। तो किसने किया है, ये आपका ऑप्शन है। इसका आंसर था सारा। डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड, इन पांचों को WHO ने ऑनर किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने ट्रांसफैट का जो भी उत्पादन है वो कम किया है, इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड वगैरह एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारा काम किया है, इसीलिए WHO ने इतने ऑनर किया है। जानते हैं ट्रांसफैट क्या होता है? ट्रांसफैट हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स होता है। फास्ट फूड में आता है ट्रांसफैट, जो आप भर भर के खाते हैं। चॉकलेट्स में आता है, जो आप भर भर के खाते हैं। डीप फ्राइड्स में आता है, जो आप भर भर के खाते हैं। हार्ट अटैक्स ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, ये सब ट्रांसफैट कंस्टिट्यूट करता है। और एक ना अनसैचुरेटेड फैट्स होता है, हालांकि ट्रांसफैट भी उसी में आता है, बट एक और होता है अनसैचुरेटेड फैट। एक मतलब अनसैचुरेटेड फैट को अगर आप दो भाग में बात करोगे ना, तो एक आता है पॉली अनसैचुरेटेड, एक आता है मोनो अनसैचुरेटेड। शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देती हूँ कि फैट्स जो होता है ना, फैट्स वो एक हो गया ट्रांस फैट, एक हो गया सैचुरेटेड, एक हो गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, वो ऑब्वियसली बहुत सारा बीमारी का घर करता है हमारे घर में, बॉडी में। और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट्स, जो नॉर्मल हम एवोकाडो ऑयल खाते हैं या फिर सनफ्लावर ऑयल खाते हैं, जो हमें पता है कि हाँ ये अच्छा है, वही है सैचुरेटेड फैट। और कॉन्शियस है यार, सबको पता है कि क्या खराबी है क्या अच्छा है, फिर भी लोग खाए जा रहे हैं भर भर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 पैरेलल बॉर्डर लाइन। ये स्टैटिक क्वेश्चन है बट करंट अफेयर से लिंक्ड है ये। तो ये कौन से कंट्री को डिवाइड करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किस देशों को विभाजित करती है? डेनमार्क, स्वीडन, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, सूडान और दक्षिण सूडान। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को ये डिवाइड करती है 38 पैरेलल लाइन। एक बार मैप में देख के समझते हैं, ठीक है। देखो ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। तो कहानी यूँ है ना कि जब वर्ल्ड वार 2 से पहले ना ये दोनों इंटीग्रेटेड था, ठीक, ये दोनों भाई भाई थे और इनके ऊपर जापान था। जापान इनको
इनके ऊपर राज कर रहा था। तो फिर जब वर्ल्ड वार 2 हुआ और जापान हार गया, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों डिवाइड हो गया और नॉर्थ कोरिया एलाई बन गया यूएसएसआर का और साउथ कोरिया बन गया यूएस का। ठीक है, करंट अफेयर से लिंक करने का है तो मैं बताती हूँ। हुआ क्या है कि आज के डेट में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में ऐसा देखा जा रहा है कि वार होने की स्थिति में है ये। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि जो नॉर्थ कोरिया है प्लस चाइना है और प्लस यूएसएसआर है, ये तीनों अपना एक ग्रुप बना दिया है इन लोगों ने और यूएस के लिए एक थर्ड फ्रंट खोल दिया है। थर्ड फ्रंट मतलब यूएस वैसे ही यूक्रेन का साथ दे रहा है, रशिया यूक्रेन वार में, यूएस ऑलरेडी एक सेकंड फ्रंट उलझा हुआ है किसमें, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में। अब यूएस थर्ड फ्रंट जो ये होगा उस पे उसको उलझाना है क्योंकि साउथ कोरिया का एलाई है यूएस। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था। अभी आप देखते रहोगे कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ में आएगा और अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कोई ना कोई बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जा रहे हैं साउथ कोरिया के किसी टापू पे, ये बहुत न्यूज़ में अभी आ रहा है। तो ये करंट अफेयर से लिंक्ड था और ऑब्वियसली हमने से ये पूछेंगे नहीं एग्जाम में कि क्या हो रहा है, कौन क्या दाग रहा है, कौन सा मिसाइल दाग रहा है। हमें बस जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है और जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें जानना है। ठीक है, तो वही जो मैंने बताया कि साउथ कोरिया की मिलिट्री ने कहा है कि उन्होंने डिटेक्ट किया है कि नॉर्थ कोरिया मल्टीपल फायरिंग कर रहा है 2 फरवरी कल की तारीख को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने फायरिंग वायरिंग की है। ठीक है, और जिसके चलते टेंशन्स वगैरह जो है वो एक्सकेलेट हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, न्यूरालिंक ये ना एक कंपनी है जो आपको आंसर बताना है। ठीक है, मैं बताऊंगी है क्या ये चीज़। ब्रेन चिप होता है, ये एक कंपनी ने बनाया है, वो आपके दिमाग में लग जाएगा और सर्जरी से लगेगा और ना आप चीज़ों को कंट्रोल कर लोगे। ये जो ब्रेन चिप है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगा जो ऑलरेडी डिसेबल्ड है, तो वो बहुत सारे काम बिना किसी के निर्भर हुए कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, मतलब आप ब्रेन में चिप लगा दे रहे हो और वो आपका मतलब होता है ना जो डे टू डे वर्क है उसको कंट्रोल कर ले रहा है। तो ये ना डेवलप किया है न्यूरालिंक की कंपनी में। ये किसकी कंपनी है, इसका नाम किससे एसोसिएटेड, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो ये आया था। ठीक है, अब बताइए किस में है। कौन सा कंपनी जो हाल में ही मस्तिष्क में एक चिप प्रत्यारोपित की गई मानव पीड़ा से पहले एक लिए तंत्र संबंधी विकार का समय कारण था। अब बताइए इसमें से। ये है इलॉन मस्क। ठीक है, न्यूरालिंक हैज सक्सेसफुली इम्प्लांटेड ऑन द ब्रेन चिप। ये इलॉन मस्क की कंपनी है और उसका नाम रखा गया है टेलीपैथी। ये न्यूरालिंक का ऐसा नहीं कि सिर्फ पहला बार न्यूरालिंक ने ये ब्रेन चिप बनाया है, इससे पहले भी बहुत सारे कंपनीज ने इस तरह का ब्रेन चिप इन्वेंट किया है। क्योंकि न्यूरालिंक एलन मस्क है और वो खुद में ही बहुत बड़े पर्सनालिटी है, इसीलिए हम लोगों को ये आजकल न्यूज़पेपर में ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो ये न्यूरालिंक का फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसका नाम टेलीपैथी रखा गया है। ठीक है, और वो बेनिफिशियल होगा उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी डिसेबल्ड है। ब्रेन इम्प्लांट्स जो होता है वो यहाँ पे बता रहा है कि कैसे काम करता है, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है ब्रेन से और एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका जो भी डे टू डे एक्टिविटी होता है उसको वो कंट्रोल करता है। ठीक है, देखो ये न्यूरालिंक का कंपनी है, यहाँ पे ब्रेन चिप लग गया इनके। एप्लीकेशन है तो अगर मान लो किसी को पार्किंसन डिजीज है या एपिलेप्सी है उसके लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। उसके बाद फिर प्रोस्थेटिक लिम्स जो होता है उसको वो कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। कॉग्निटिव एनहांसमेंट देगा, अगर आपको मेमोरी इन्हांस करना है, लर्निंग करना है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करना है तो ये इसमें हेल्पफुल होगा। आपको इतना नहीं जानना है, आपको बस जानना था कि अभी न्यूरालिंक जो आ रहा है वो एलॉन मस्क की कंपनी है, उसने टेलीपैथी नाम का एक ब्रेन चिप बनाया है जो डिसेबल्ड पर्सन्स वगैरह के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरिम बजट मैंने कल के क्लासेस में बताए थे, कुछ बात जो बात रह गए थे वो थोड़ी बहुत मैं आज बताऊंगी और धीरे धीरे बता दूंगी। इंटरिम बजट है आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट शायद ना हो क्योंकि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर से एक नई बजट आएगी, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी हम जानते हैं कि इंटरिम बजट के अकॉर्डिंग में फिस्कल डेफिसिट क्या था 23-24 का। आपके आंसर से 5.8, 4.8, 6.8 और 4.6। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा। आंसर है 5.8।
सी फिस्कल डेफिसिट आप मतलब जो जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, आप बताइए मुझे कि फिस्कल डेफिसिट को तो क्या होता है। जो नहीं जानता मैं उन्हें बताती हूँ कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। सी फिस्कल पॉलिसीज के बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी हम जानते हैं, बहुत जल्दी जानेंगे, बहुत सटीक जानेंगे, ज़्यादा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सबसे पहले सरकार के पास पैसा आती है, हाँ, या फिर पैसा खर्च करती है सरकार, जो भी है वो, या तो उनके पास पैसा आ रहा है, तो हम जानते हैं जब पैसा आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है। तो एक होता है रेवेन्यू रिसीप्ट, पैसा आ रहा है, और एक होता है कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या होता है ना, कहाँ से पैसा आती है, रेवेन्यू रिसीप्ट कहाँ से पैसा आ रहा है, टैक्स वगैरह हो गया, चालान वगैरह हो गया, तो ये हो गया रेवेन्यू रिसीप्ट। यहाँ पे ना मतलब जब अब हम बात करते हैं ना, जब रेवेन्यू की बात करते हैं तो वहाँ पे ना कोई भी हम एसेट के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ एसेट नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा पैसा ऐसे आएगा कि ना ही उससे कुछ एसेट बन रहा है और ना ही कुछ वैसा हम एसेट को तोड़ रहे हैं। तो मान लो रेवेन्यू रिसीप्ट, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है लेकिन ना किसी चीज़ को बेच के ना फिर कुछ वैसा करके, तो कैसे पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, ऑब्वियसली हम टैक्स जमा करते हैं तो उसके थ्रू आएगा, चालान जमा करते हैं उसके थ्रू आएगा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया ये। उसके बाद फिर हो गया कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल वर्ड, कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब होता है एसेट का फॉर्मेशन, ठीक है, एसेट, कैपिटल मतलब आप एसेट, बस इतना याद रखना। तो किसी एसेट से हमें पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट को किसी एसेट से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट, किसी एसेट से पैसा आ रहा है मतलब किसी एसेट को बेच के पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट किसको बेच के पैसा करते हैं जमा, तो डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट, तो उससे पैसा आता है गवर्नमेंट को, बिल्कुल आता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया तुम्हारा ये कैपिटल रिसिप्ट का। और आप बताएंगे और कैसे पैसा आता है, आता है एफडीआई के थ्रू, ये भी हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट, ओके। तो हमने पढ़ा पैसे आ रहे हैं मतलब रेवेन्यू गवर्नमेंट अर्न कर रही है, कैसे अर्न कर रही है, दो तरीके से अर्न करेगी, एक बिल्कुल कागज वगैरह से, बिना किसी एसेट वगैरह के, बिना किसी कैपिटल वगैरह से, तो कैसे करेगी, टैक्स वगैरह से, चालान वगैरह से, उसको कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। उसके बाद हो गया कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब वहाँ पे एसेट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एसेट लेकिन गवर्नमेंट कमा रही है, यहाँ पे पैसा वो कमा रही है, तो कमाएंगी कैसे, ऑब्वियसली किसी चीज़ को बेच के, डिसइन्वेस्टमेंट करके, या फिर एफडीआई वगैरह से, क्योंकि यहाँ पे बाहर की कंपनियां आ रही हैं और इंडस्ट्रीज सेटअप कर रही हैं। तो ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब जानते हैं गवर्नमेंट का खर्च, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम जानते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कहाँ पे खर्च करती है ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो जैसे मान लो कि आप गवर्नमेंट सैलरीज देती है, आपको पेंशन देती है, तो ये आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। फिर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, मतलब कैपिटल पे एक्सपेंड करना, कैपिटल पे एक्सपेंड करना मतलब कैपिटल फॉर्मेशन में स्पेंड करना। तो जैसे मान लो गवर्नमेंट रोड वगैरह बनाती है, उसके बाद गवर्नमेंट बहुत बार स्टेट्स को या फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग संस्थानों को लोन देती है, ठीक है, लोन देती है तो बाद में इंटरेस्ट भी तो आएगा, तो वो भी हम इसी में डालेंगे। लोन जो आता है, लोन का देना किसी स्टेट को, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ओके। तो ये सब बात हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू फ्रॉम द एसेट। तो ये था टोटल फिस्कल पॉलिसी। यहाँ पे यही रेवेन्यू रिसिप्ट ने बताया कि टैक्स और नॉन टैक्सेस वगैरह जो भी है उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट मिलता है। तो फिस्कल डिफिसिट क्वेश्चन में था कि इंटरिम बजट में फिस्कल डिफिसिट का टारगेट क्या रखा गया। तो फिस्कल डिफिसिट क्या होता है ना कि जितना आप खर्च कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है माइनस टोटल रेवेन्यू, मतलब आपका जो भी खर्च है वो माइनस कर दो आपका जितना कमाई है। तो अगर मान लो आप कमा रहे हैं 2 रुपये और खर्च कर रहे हैं 5 रुपये, ये तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा ना, या फिर किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमें काम तो करना है। तो मान लो हम कमा रहे हैं 5 रुपये, ठीक है, और हमें खर्च करना है 10 रुपये। ये 5 रुपये का जो डिफरेंस है ये तो हमें चाहिए ही होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लोन लेंगे। तो ये तो बिल्कुल नहीं सही होता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसी को फिस्कल डिफिसिट कहते हैं, और ये गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम रखा जाए, तो उसी का टारगेट रखा गया है 5.8%। ये था पूरा क्वेश्चन, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MQ बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, आज के न्यूज़पेपर में था ये। MQ 9B प्रेडेटर ड्रोन है, ये हाल ही में न्यूज़ में था। ये किससे संबंधित है, हाल ही में खबरों में रहने वाला MQ 9B किस देश के द्वारा विकसित किया गया है।
ये आपके ऑप्शंस हैं। इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है कहाँ से? रशिया से। फिर कहाँ से? फ्रांस से। तो आपको लगेगा ये दोनों ऑप्शन में है, नहीं, पर आपको गलत लग रहा है, ये दोनों में से कोई ऑप्शन में नहीं है। यूएस यूके, ऑब्वियसली यूएस। 9Q and B, दो लास्ट ईयर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यूएस गए थे, वहाँ पे इस चीज़ का डील साइन हुआ था। हाँ, अभी कुछ दिनों से ये न्यूज़ में आ रहा था क्योंकि वहाँ के कांग्रेस ने इस पर रोक लगा दी थी, बट आज अप्रूवल दे दिया है कि अब 30 या 31 MQ-9B प्रेडेटर दोनों हम आपको दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर था। ठीक है, ये देखो ये है MQ ना, ये मेगा ड्रोन है। नरेंद्र मोदी जो गए थे 2023 में यूएस में, तो इस डील पे साइन किया गया था। ये हमारा जो भी मिलिट्री कैपेबिलिटी है इसको इन्हांस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट सक्सेसफुल एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है व्हाइट राइनोसोरस में। ठीक है, किस कंट्री ने किया है ये? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से सफेद गैंडे में विश्व का पहला सफल भ्रूण स्थानांतरण कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आईवीएफ से, आईवीएफ के थ्रू व्हाइट राइनोसोरस में आईवीएफ डाला गया है। आईवीएफ क्या होता है ना, इसका मैंने फोटो डाला है। ये है फोटो, आपको शायद क्लियर नहीं होगा, ये ना डाउनलोड वगैरह करने में ऐसे हो गया है। तो मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो हम स्पर्म लेते हैं और एग लेते हैं बाहर से, ठीक है, एक्सटर्नली, और उसको पेट्री डिश में डालते हैं और फिर फर्टिलाइज करवाते हैं। फर्टिलाइज करवा के वो डिवाइड होता है सेल और वो बनता है एम्ब्रियो। जब ये एम्ब्रियो बन जाता है ना, तो उसको वापस से हम फिर जो हमारा यूटेरस होता है उसमें इम्प्लांट कर देते हैं। तो इसको कहते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये सेम प्रोसेस व्हाइट राइनोसोरस में किया गया है। किस कंट्री ने किया है, आपका क्वेश्चन, आप आंसर प्लीज बताइए। ये व्हाइट राइनोसोरस है, जी हाँ। बर्लिन जर्मनी ने ये काम किया है सक्सेसफुली। एम्ब्रियो का बाहर मतलब पेट्री डिश में फर्टिलाइज करवा के उसका एम्ब्रियो बनाया और फिर एक सैरोगेट राइनोसोरस के अंदर डाला। तो ये जर्मनी में किया है। जो राइनोसोरस है ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत काफ़ी फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। हाल ही में एक छिपकली कंगारू लिजर्ड जिसको कहते हैं वो देखी गई थी वेस्टर्न घाट में, ठीक है। उसका नाम क्या है आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल से पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में एक नई प्रजाति पाई गई है या फिर बहुत दिनों बाद देखी गई है, तो वो क्या है, उसका नाम क्या है, ये पूछ लिया जाता है। पश्चिम घाट में खोजी गई नई कंगारू छिपकली प्रजाति का नाम क्या है? बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं आपको आंसर सीधे बता दूंगी क्योंकि आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि आंसर आपको पता होगा नहीं। अगस्थ्यगाना एज, ठीक है। ये कुछ विशेषताएं हैं, जैसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, मैंने फिर भी आपको बता दिया ताकि आपको याद रहे। ये 4.3 सेंटीमीटर की होती है, छोटी सी होती है, ठीक है। ये अगस्थ्याना एस जो है इसको कंगारू लिजर्ड भी कहते हैं। ये एगामाइडाई फैमिली से होती है और ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह को खाती है, ठीक है। और फिर ये ना बहुत जल्दी दौड़ती है और छुप जाती है हरे पत्तों में, ठीक है। पुअर क्लाइंबर है, ये सब इसकी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 6 खेलो इंडिया गेम खेला गया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि 158 मेडल के साथ कौन सा स्टेट टॉप पे रहा। हाल ही में आयोजित छठे खेलो इंडिया गेम्स में कौन सा राज्य 158 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा? महाराष्ट्र रहा, ठीक है। ये जो खेलो इंडिया गेम है ये तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज करवाया गया था, ठीक है। ये तमिलनाडु के 4 सिटीज़ में हुआ था और इसका मैस्कॉट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीरा मांगई था। वीरा मांगई जो है ये एक रानी थी जो जिन्होंने
हाँ आज़ादी के लिए ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से लड़ा था, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे ये उन्हीं को वो देने के लिए उनका मैस्कॉट बनाया गया था। ये है वीरा मंगई जो मैस्कॉट थी। अगर आप यहाँ ये देखिए, महाराष्ट्र टॉप पे रहा था, इसे टोटल 158 मेडल्स मिले थे, जिसमें से गोल्ड 57, सिल्वर 48 और ब्रॉन्ज 53 है। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आजकल तो स्टेट सिविल सर्विसेज में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इन गेमों के, तो वो रेशियो भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र रैंक 1 पे था, फिर तमिलनाडु, फिर हरियाणा और फिर दिल्ली, ठीक है। तो टॉप पे आपको इतना याद नहीं रह पाएगा, आप बस महाराष्ट्र का याद रख लो कि 57, 48, 53 ये था इनका रेशियो, मतलब 57 इनको गोल्ड मिला, 48 इनको सिल्वर मिला, 53 ब्रॉन्ज मिला, टोटल 158 इनको मेडल्स मिले। महाराष्ट्र टॉप पे था, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे हरियाणा और फोर्थ पे दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, होप आपको विजिबल हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है। तो ये यूएपीए से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी न्यूज़ में भी काफ़ी आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है सिमी, हम उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, तो उसको बैन कर दिया गया है इस लॉ के अगेंस्ट में। अभी हाल में ही पार्लियामेंट पे कैनिस्टर, स्मोक कैनिस्टर्स फेंके गए थे, जो वो 5 लोग इस पे इन्वॉल्व थे, उनको भी इसी के अंडर में अरेस्ट किया गया है। तो हम जानेंगे कि ये यूएपीए एक चीज़ है क्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, तो ये आपको बताना है कि यूएपी से रिलेटेड ना ये 2 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, ये अधिनियम तब भी लागू होता है जब अपराध भारत से बाहर किया गया हो, ठीक है। और दूसरा है, केंद्र सरकार के पास किसी व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी के रूप में नामांकन करने का शक्ति है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि ये एप्लीकेबल होगा अगर जो भी आपका ऑफेंस बाहर आउटसाइड इंडिया अगर किया गया हो तब भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। और दूसरा है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास किसी भी इंडिविजुअल को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, वर्ड याद कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन भी और इंडिविजुअल भी, उसको हम कोई भी आपका जो यूनियन गवर्नमेंट है एज अ टेररिस्ट डेसिग्नेट कर सकता है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? आपको अभी नहीं समझ में आएगा, मैं पूरा बताती हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद ही आंसर कर दोगे। तो मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ना अभी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट है, जिसको सिमी हम कहते हैं, इसको अनलॉफुल एसोसिएशन किया है और उनको बैन कर दिया है अंडर यूएपीए, ठीक है। तो ये जो एक्ट है, ये जितने भी ऐसी गतिविधि हो रही है जो हमारे देश के अखंडता को, प्रभुता को या फिर सॉवरेनिटी को वायलेट करता है, वो उस एक्टिविटी को ये एक्ट बंद करती है, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन फॉर सर्टन अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन दोनों ही हैं। अगर आप कोई एक सिंगल पर्सन है तब भी आपको बैन कर दिया जाएगा, अगर आप एसोसिएशन है तो भी ये इसके स्क्रूटनी में आती है, ठीक है। उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है जो डायरेक्टली या फिर कैसे भी इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी की जो है इंडिया की, उस पर अफेक्ट कर रही है। तो ये जो लॉ है ना, ये दोनों ही इंडियन और फॉरेन नेशनल दोनों पे ही एप्लीकेबल है। बाहर हो रहा है तो भी इस पे ये लॉ एप्लीकेबल है। और इसका जो पनिशमेंट है ना, ये डेथ भी मिलता है, लाइफ प्रिजन भी मिलता है, ये इसका हाईएस्ट पनिशमेंट है। देखो बहुत सारे लॉज लाए गए थे, ठीक है। सबसे पहले लॉज जो भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारे देश की सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहा है उसको लेके बहुत सारे लॉज आए थे। जैसे कि 1950 में आया था प्रिवेंशन डिफेंस एक्ट, वो 1950 में कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो ये लाया गया था, ठीक है। फिर 1971 में आया था मीसा, किसी दिन अच्छे से आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर आया था आफ्स्पा, आफ्स्पा आप भी जान रहे हैं, ठीक है। ये 1958 का एक्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा लगता है, जो भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है उसको कम करने के लिए। फिर एक और है ताड़ा, ये 1985 में आया था। उस टाइम में ये खालिस्तानी मूवमेंट जो बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा चल रहा था, उसको ये प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था। फिर यूएपी आया 1967 में। तो ये सब जो लॉज आए हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको नेसेसरी एबल्स कहा जाता है, ठीक है। ये ना नेसेसरी है हमारे कंट्री के लिए। तो ये था पूरा यूएपी है। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि ये जो लॉ है, ये जो एक्ट है, ये
आउटसाइड इंडिया भी एप्लीकेबल है, ठीक है। और हाँ, यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर है कि किसी भी इंडिविजुअल को वो डेजिग्नेट कर सकती है एज अ टेररिस्ट। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है, ये बोथ होगा इसका आंसर, दोनों इसका आंसर होगा। सो ये आज का क्लास था, होप आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आप प्लीज़ इस जो सीरीज़ है इसको मेंटेन करके रखिए, रोज़ देखिए, 30 मिनट की लगभग ये सीरीज़ होती है और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। गुड बाय नहीं, बाय।